वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पर बिखरे शूल न हो, और कृषक की धैर्य कुशलता क्या जब तक धाराएं विपरीत न हो। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम साहब। हमारा किसान प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने खेत में डटा रहता है, जब तक कि फसल ना पक जाए, जब तक कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के भोजन का प्रबंध ना हो जाए। और इन्हीं किसान भाइयों के लिए हम ये खास कार्यक्रम लेकर आते हैं जिसका नाम है राम राम साहब। जी हाँ, आज भी हम ऐसे ही एक खास मेहमान के साथ हाजिर हैं। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं राम राम साहब। जी हाँ, हमारे किसान भाई अपनी खेती को अनुकूलता के साथ कर लें, सरलता के साथ कर लें, सुगमता के साथ कर लें, इसके लिए बहुत सारे कृषि अनुसंधान केंद्र, बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय लगातार दिन रात कार्य करते रहते हैं। हमारे ये संस्थान चाहते हैं कि हमारे किसान की आमदनी बढ़े, उसकी उत्पादकता बढ़े और उसकी उत्पादकता की गुणवत्ता बढ़े। इसके लिए बहुत सारे विश्वविद्यालय हमेशा लोगों को शिक्षा देते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं और जागृति लेकर आते हैं, जिससे कि हमारे किसान भाई खेत में बैठकर अपने जो उत्पाद हैं उन्हें अच्छे से उगा सके। आज इसी तरह से हमारा एक विश्वविद्यालय है जिसे श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय कहा जाता है, जो कि अब कृषि विश्वविद्यालय में तब्दील हो चुका है। आज उन्हीं के कुलपति डॉक्टर जे संधू हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से ये जो विश्वविद्यालय है, जो कि महाविद्यालय से विश्वविद्यालय बना, जो कि हमारे प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय था, जिसकी की स्थापना आज़ादी से सिर्फ 1 महीने पहले जुलाई 1947 में हुई थी, वो आज हर तरफ बहुत अच्छे कार्य कर रहा है। सबसे पहले तो जे संधू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। हमारे टीवी पर बैठे सभी किसान भाइयों की तरफ से प्यार भरा राम राम साहब। राम राम जी। संधू जी, हम कृषि महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की बात करें उससे पहले सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, कहाँ से शुरू हुआ आपका सफ़र? आप एक छोटे से गांव से थे, आप खुद एक किसान की तरह सोचते हैं, किसान की तरह रहते हैं। कहाँ से शुरू हुआ आपका सफ़र, कैसे पहुँचे आप कुलपति तक के पद पर? मेरा नाम जीत सिंह संधू है और मैं एक बहुत छोटे से गांव बूंदी से, बागदा उस गांव का नाम है जहां से आता हूं जी। वो बूंदी शहर से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और मुझे पता है कि हमारे स्कूल की एजुकेशन मैंने माटुंदा जो गवर्नमेंट स्कूल था वहां से करने के बाद मैं बूंदी के हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया जी। वहीं से मैंने जो है अपना ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। और क्योंकि उन दिनों की बात 1978 में मैंने अपना बीएससी कर ली थी जी। उन दिनों में हमारे गांव तक कोई पक्का रास्ता नहीं जाता था, तमाम रास्ते कच्चे थे और बारिश भी उन दिनों में काफ़ी होती थी और काफ़ी ये सफ़र बहुत 8 किलोमीटर वाला बहुत कठिन सफ़र गिना जाता था। कभी कभी हम पैदल भी आते थे, कभी साइकिल पे आते, कभी क्योंकि वहाँ पर रास्ते ऐसे थे कि साइकिल आप उसमें चला ही नहीं सकते, तो साइकिल को भी आपको बरसात के दिनों को आपको उठाना पड़ता था। और जहाँ पर रोड पक्की आ जाती थी वहाँ आप उसके बैठ के जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट सिटी में जहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ बूंदी है वहाँ से हमने डिग्री प्राप्त किया। उसके डिग्री प्राप्त करने के बाद में इच्छा थी कि मैं मेडिकल का डॉक्टर बनूं, पर किन्हीं कारणों से नहीं बन पाए। पर लेकिन मेरे भाग्य में कुछ और ही लिखा था, तो मैंने, क्योंकि मेरे बीएससी में बहुत अच्छे मार्क्स थे, तो पंतनगर जो अपने इंडिया की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो 1961 में स्थापित हुई थी, उसमें मुझे एडमिशन मिल गया। उन दिनों में पंतनगर 1 नंबर पर यूनिवर्सिटी गिनी जाती थी और जहाँ पर जब मेरे को एडमिशन मिला तो मुझे अपने आप में लगा कि मैं एक सही जगह पर पहुँच गया हूँ। और उसी की बदौलत वहाँ से मैंने एमएससी और पीएचडी करके निकला, तो मेरे को पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में सतत आराम से हमें जॉब मिल गया और वहाँ से मैंने अपना जो है करियर का काम शुरू किया। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपने आप में भी आज दूसरे नंबर की यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर 25 साल कार्य करने के बाद में मेरा जो सिलेक्शन जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको आईसीआर बोलते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल सीट पर 2010 में हो गया। उसके तुरंत पश्चात 3 साल के बाद में मैं एग्रीकल्चर कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना और 2-2.5 साल मैं कमिश्नर रहा। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर जनरल क्रॉप साइंस
जो आईसीआर का है, जो सेकंड पोजीशन होती है डीजी के बाद में, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो 2017 में मैंने अपना जो है मेरा रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद में मौका मिला भगवान राम की नगरी में जाने का, अयोध्या में। वहाँ पर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो एनडी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पर मैंने 1.5 साल एज ए बतौर कुलपति कार्य किया। और उसके पश्चात मुझे एक प्रदेश में आने का मौका था, क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग करता था। यहाँ की पोस्ट एडवर्टाइज हुई और मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे जॉबनेर का जो कुलपति नियुक्त किया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी का, जिन्होंने मेरे इस सिलेक्शन में योगदान दिया, मुझे चुना, मेरे पर भरोसा जताया, मैं उनका धन्यवादी हूँ। और सितंबर 2019 से मैं इस विश्वविद्यालय में कार्य कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, काफ़ी लंबा आपका अनुभव है और काफ़ी पदों पर आप रहे हैं, पर जैसा कि आपने बताया कि आप मेडिकल के डॉक्टर बनना चाहते थे, तो दूसरे शब्दों में ये कहें तो पहले आप नस्लों के डॉक्टर बनना चाहते थे, नस्लों को सुधारना चाहते थे, लेकिन अब आप फसलों को सुधार रहे हैं। कैसा लगा आपको अपना, जब आपका ये डिसीजन बदला, फैसला बदला और आप गाँव में किसानों के साथ जब आप काम कर रहे थे, और अब भी इस समय पर भी आपका जो कार्यकाल है वो काफ़ी हैपनिंग कार्यकाल रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आप हमेशा चर्चा में रहे, कुछ ऐसे नए नए कार्य आपने किए हैं। सबसे पहले तो बताइए कैसा लगा आपको अपना इस करियर में जब आप किसानों के साथ जुड़े? देखिए, किसानी से हम शुरू से घर में भी खेती करते हैं, तो उसमें बहुत आसानी से सब्जेक्ट को समझने में, करने में बहुत सारी आसानी हो जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। और एक अच्छे विश्वविद्यालय में जाने से मुझे लगा है कि मेरा अब तकदीर बदल गया है। और आज भी मैं जो कहता हूँ, जो भी मैं हूँ, पंतनगर विश्वविद्यालय की बदौलत, जहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बदौलत जहाँ पर मुझे काम करने का मौका मिला, उसी की वजह से मैं आगे वाली पोजीशन पर पहुँच पाया। और मैं भरपूर, और मेरा ज़्यादातर टाइम जो मैं खेत में बिताना चाहता हूँ। और जितने भी मैंने अपने कार्य में 24 वैरायटी जो हमारी जो दलहन वाली फसलें हैं, उसकी वैरायटी जो मेरे नाम से विकसित हुई और किसानों में प्रचलित हैं। और किसानों के साथ, किसानों के गांव तक पहुंचकर, उनके बीच में बैठकर बहुत सारे कार्य करने का मौका मिला। और भगवान की दया से ऐसा मौका मिला कि मुझे देश के प्रत्येक प्रदेश में जाने का मौका मिला और वहाँ के किसानों से मिलकर मैं उनके साथ मिला, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और काफ़ी विभिन्नता मैं अपने आप में सोचता हूँ कि हर पल मुझे नई चीज़ याद आती है कि वहाँ पर ऐसा हुआ था। तो वो एक मेरे लिए एक गाइडिंग फोर्स बन गया है कि जब भी मैं काम करता हूं तो मुझे कोई ना कोई एग्जांपल याद आ जाता है, अगर वहां ये चीज़ संभव है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं संभव हो सकती। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने बताया कि एक फ़ोन इन कार्यक्रम है जिसमें कि हमारे दर्शक भी हमसे रूबरू हो सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। एक दर्शक इस समय फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। जी नमस्कार, राम राम साहब। जी पूछिए। सबसे पहले तो संधू साहब को बहुत बहुत बधाई, इनका संस्थान 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है जी। और सर आपको एक बार और बधाई है कि अभी तक हम कई और महाविद्यालय जैसे आईआईटीज की हम बात करते थे, किसी मेडिकल कॉलेज की बात करते थे, वहां पर कई सारी चीजें होती थी तो उसकी न्यूज बनती थी, लेकिन एक कृषि विश्वविद्यालय में पिछले 2 साल में आपने जो काम करे उसकी न्यूज बन रही है, ये देखते हुए बहुत खुशी होती है जी। और सर एक सवाल छोटा सा था कि जोगनेर विश्वविद्यालय में कुछ दिन पहले ड्रोन से खेती में सहायता की शुरुआत की थी। सर आपसे जानना चाहेंगे ये संभव कैसे और ये तकनीक क्या है? जी ड्रोन से जो खेती है, मेरा जब पहला इंटरव्यू हुआ तो हमारे सलाउद्दीन कुरैशी वहाँ पर हैं, तो वो उनके बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या करेंगे अपने कार्यकाल में। तो मैंने कहा अल्टीमेटली मैं इस यूनिवर्सिटी में ड्रोन से खेती करवाना चाहूँगा और वो सपना मेरा अब साकार होता दिख रहा है। हमने 2 डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं। ड्रोन ऐसा है कि हमारा जो बहुत सारी चीज़ें जो हम मैनुअल नहीं कर पाते हैं जी, पूरे क्रॉप की मॉनिटरिंग कर सकता है, ज़मीन में पानी की कहाँ नमी की कमी है, कहाँ पर क्रॉप में कोई कीड़ा लगा हुआ है या कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है, पूरी पिक्चर आपको दे सकता है और मॉनिटर कर सकता है। जहाँ तक कि आपके जो जंगली जानवर उनको भी भगा सकता है अपने खेत से। और बड़े जो पेड़ पौधे हैं जैसे हमारी अरहर है, हमारा ज्वार है, जहाँ दूसरी जो ज्वार है, बाजरा है, ऐसी फसलें जिस पर हम अगर कोई केमिकल स्प्रे करना हो तो बहुत मुश्किल पड़ती है,
तो उससे हम आसानी से उसमें स्प्रे भी कर पाएंगे और दूसरी फसलों पर भी कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि इससे जो डिमॉन्स्ट्रेशन में जो निकल के आया है 1/4 जो खर्चा होगा हमारा, जो अभी हम मैनुअल करते हैं उससे 1/4 खर्चे पर भी हम ये सारे कर पाएंगे। इसी के साथ साथ हमारे बागवानी के जितने पेड़ पौधे हैं उस पर हम कई बार कोई कीड़ा लग जाता है या कोई बीमारी आ जाती है, जहाँ हमें हार्मोन की स्प्रे करनी पड़ती है जिससे अपने जो फल हैं वो अच्छी तरह हो, तो उसमें भी ये ड्रोन जो हमारी बहुत मदद करेगा। क्योंकि ड्रोन जो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर इसका निर्णय है जिसको हम टोटली हम कंट्रोल करेंगे और ऐसी शिक्षा हमारे स्टूडेंट को देना चाहेंगे और हमारे सिलेबस में इंक्लूड करेंगे कि आने वाले में जैसे हमें अभी जो कस्टम हायरिंग के जो बात कर रहे हैं, कल को हो सकता है कि ड्रोन जो है एक सेंटर बने और वहाँ पर किसान आके कहें कि आज मेरे खेत के में स्प्रे कर दीजिए, आज मेरे यहाँ पर ये चीज़ चाहिए, तो हमारा जो है पूरा जो है ड्रोन इस तरह से कार्य करना चाहेगा जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक कैरियर का ऑप्शन भी बन सकता है। जी, वाकई में जब एक किसान किसी ऊंचे पद पर पहुंचता है, किसानों को मदद करने के लिए पहुंचता है, तो बिल्कुल किसान की तरह से ही सोचता है। कुलपति साहब भी कुछ इसी प्रकार से हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि जब ये पोस्ट होती है वाइस चांसलर तो वहाँ उन लोगों से मिलना बड़ा मुश्किल होता है, परंतु यहाँ तो जयेश संधू साहब खुद लोगों के खेतों पर पहुँच जाते हैं, खुद किसान से मिलने पहुँच जाते हैं, यूनिवर्सिटी में करोंदा डे मना लेते हैं और ये बहुत सारी चीज़ें जो इनके बारे में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और दर्शक इस समय पर फोन लाइन पर मौजूद हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। जी नमस्कार, राम राम साहब, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज़? जी बिल्कुल। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ सिंधु साहब से कि जो इन्होंने पानी का पॉन्ड बना जी उसमें मछली पालन या मोती की खेती सिखाई जाएगी? जी हाँ, संधू साहब, ये आपका एक कार्यकाल का एक बड़ा अच्छा कार्य है जो जल संरक्षण के रूप में आपने किया है। एक बहुत बड़ा पोंड आपने बनाया है और दर्शक जानना चाहते हैं क्या उसमें मछली पालन, मत्स्य पालन या पर्ल कल्चर वगैरह सिखाए जाएंगे? देखिए, आपका बहुत अच्छा प्रश्न लगा मुझे। और क्योंकि पिछले साल हमने पॉन्ड बनाए, ऊपर वाले के इंद्र देवता की बहुत मेहरबानी रही, 2-3 बारिश अच्छी हो गई, हमारे पॉन्ड में काफ़ी हमने पानी इकट्ठा कर लिया और पहली बार हमने जॉबनेर में अपने जो पॉन्ड थे उसमें मछली छोड़ी है और उसमें 4 तरह का मछली हमने उसमें छोड़ा था और अब बिल्कुल बनकर तैयार है। अब उनका हम ऑक्शन करेंगे। मछली आराम से हो सकती है। सभी को ये डाउट था कि जो लाइनिंग वाले पॉन्ड होते हैं उससे पानी गर्म हो जाता है, शायद मछली मर जाए या कोई और दिक्कत आ जाए, पर हमें 1 साल हमने उस पर पूरे अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया। अपना जो जिस ढंग से हम करना चाहते थे हमने उसको तैयार कर लिया है। मतलब उसमें हमें मछली उत्पादन में कोई भी दिक्कत नहीं आई। जैसे ये दर्शक हमारे पूछ रहे हैं, इसी तरह से जब हमने ये शुरू किया था तो आज तक हम 3 से 4-5 ट्रेनिंग हम मछली उत्पादन पे कर चुके हैं। कहाँ से इसका बीज मिलेगा, कौन सी मछली इसमें डालनी है, उसको किस तरह का आपको खाना देना पड़ेगा, न्यूट्रिशन फीड किस तरह से बनाना है, ये सब चीज़ डिटेल में हमने जानकारी हमारा जो प्रसार शिक्षा विभाग है वो इसमें बराबर दे रहा है। और दूसरा जो आपने कहा कि जो मोती पालन का, वो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है अजमेर में, तबजी में, वो पहली बार जो है पर्ल कल्टीवेशन का कार्य करने शुरू जा रहा है। और जैसे उसमें आगे हम बढ़ेंगे और कोई जो भी किसान जो उसमें के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहेंगे वहाँ पर हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, उनको सिखा पाएंगे, उनके सामने कैसे मोती बनता है या कैसे उसकी खेती होती है, पूरी डिटेल जानकारी और उससे कितना फ़ायदा होगा, कहाँ पर मार्केट मिलेगा, ये सब चीज़ें जो है हम देने में कामयाब होंगे। ये कैसे आया डॉक्टर साहब, इसका आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? ज्वाला पोंड जो आपने बनाया है जिसमें पानी इतना सारा रिजर्व कर रहे हैं, आप संरक्षित कर रहे हैं। देखिए, इसमें आइडिया ये एक, जैसे 2019 में मैं सितंबर में आया तो मैंने फैकल्टी के साथ डिस्कशन किया जी। तो मैंने कहा कि बताइए आपका कौन सी बड़ी समस्या कौन सी है जी। वो कहने लगे कि सर यहाँ पर पानी नहीं है। तो ये शब्द सुनते ही मैंने कहा कि ये कार्य पहले सबसे करना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ का प्रॉब्लम का हल पानी से निकलेगा जी। तो उस दिशा में कुछ पॉन्ड हमारे ऑलरेडी पहले बने हुए थे, पर लेकिन उसको विस्तृत रूप देने में हमने बड़ा कार्य किया। आज के दिन हमारे पास 9 पॉन्ड बन के तैयार हो गए हैं
और 9 पौंड में कम से कम आज के दिन हमारे पास पानी जो है 12-13 करोड़ लीटर पानी तो आज के दिन हमारे पौंड में है। तो अभी और संभावना है कि उसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँ कि जो पानी विश्वविद्यालय में आता है 10-12-15 किलोमीटर से दूर से हमारे कैंपस में आता है। और ये जब मैं आया था तो हमारे जो वैज्ञानिक थे बाहर से टैंकर से पानी खरीद के लाते थे। आज मैं कह सकता हूँ कि उनको 2 साल तक कहीं पर भी पानी के लाने की ज़रूरत नहीं है। और हमने इतना बड़ा जो ज्वाला सागर का नाम आपने लिया वो 1 पाउंड है 9 पाउंड में से, वो राजस्थान का सबसे बड़ा पाउंड है। और उसकी जो अगर लंबाई गिने तो हमारी जो है 130 मीटर के आसपास उसकी लंबाई है और 90 मीटर उसकी चौड़ाई है और 11 मीटर उसकी जो है गहराई है। तो उसमें 11 करोड़ लीटर जो है पानी उसमें जमा हो सकता है। तो इस तरह से ये अपने आप में एक विशेषता है। और भगवान की दया से हमारे पौंड ऐसी स्थिति में बने हुए हैं, चारों तरफ से वहाँ ढलान है। पानी जो है ज्वाला माता जी का मंदिर है, आप सब लोग जानते हैं, जॉबनेर उससे भी जाना जाता है, कॉलेज की वजह से जाना जाता है। पहाड़ से जो पानी इकट्ठा करके भी हम लाने में कामयाब हुए हैं कि ताकि उसमें पानी को संचित कर पाएं। और ज्वाला माता मंदिर में ज्वाला सागर आपने दे दिया, ये वाकई में एक बहुत अच्छा कार्य आपने किया है। बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि काबिले तारीफ होने के लिए वाकिफ़े तकलीफ होना पड़ता है, वो काम आपने किया। लोगों ने अपना टेलीविजन सेट थोड़ा सा लेट ऑन किया है, उन लोगों को बता दें कि आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जोबनेर यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर JS संधू मौजूद हैं। अगर आप भी उनसे कोई बात करना चाहते हैं, अपनी किसी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो आप सीधे 0141 451 5103 पर फ़ोन करके उनसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एक दर्शक इस समय हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी नमस्कार, राम राम साहब। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद भाई साहब। मैं कुलपति महोदय से बात कर सकता हूं? जी बिल्कुल, सुन पा रहे हैं आपकी आवाज को। मैं सबसे पहले तो कुलपति महोदय को धन्यवाद दूंगा कि आपने इस कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद। यूथ को, फार्मर्स को, पशुपालकों को आपका सानिध्य मिलेगा, आपके उद्बोधन से उनको बहुत लाभ होगा। जी मैं सब लोग बहुत आसान्वित हैं। जी आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहता है। मैं संधू साहब से आपका परिचय कराऊं, जो फोन लाइन पर जिनकी आवाज आप सुन रहे हैं डॉक्टर धर्म सिंह मीना है, जो कि वेटनरी कॉलेज के चीफ हैं, जयपुर में बैठते हैं। जी सर। आप मेरी A1 टीम को बहुत बहुत बधाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जिस प्रकार से कार्यक्रम का संचालन किया है, जिस प्रकार से इसको प्रोडक्शन किया है, ये किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। और जो यूथ है, नया यूथ जिसका कृषि और पशुपालन में रुझान है, उसके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। जी बिल्कुल, कार्यक्रम का भाग बन चुका हूँ। और मैं कुलपति महोदय से एक आग्रह करना चाहूंगा। बताइए जी। कि आप पूर्वी राजस्थान में, जो राजस्थान का भाग है, इसमें अभी फरो इरिगेशन होता है, पानी की बहुत कमी है। इरिगेशन के जो लेटेस्ट टेक्निक है, जो साइंटिफिक टेक्निक है, वो अपनाई नहीं गई है। जी तो मेरा आग्रह है कि आप अपने के माध्यम से पानी खत्म हो जाए उससे पहले कृषि में पानी की उपयोगिता पर विशेष कार्यक्रम चलाएं और किसानों को प्रोत्साहित करें कि वो फरो इरिगेशन को छोड़ करके ड्रिप इरिगेशन में आए या पानी की बचत वाली फसल लगाएं। आपने मेरे को सुना सर, उसके लिए मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका प्रश्न हमने सुन लिया और आपने जल की महत्ता और जल आने वाले टाइम में उसकी कमी होने वाली है, बहुत आपने सही क्वेश्चन किया है। और मैं किसानों से सभी से आग्रह करूंगा कि जो हमारी पुरानी पद्धति है, किसी भी तरह से सीधा पानी जो है पौधों को जो हम नाली में छोड़ के देते हैं, जो फ्लड इरिगेशन बोलते हैं, जहाँ नाली के अंदर, जहाँ कितारों के अंदर देते हैं, वो सारी पुरानी पद्धतियाँ हो चुकी हैं। अब सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, उसमें स्प्रिंकलर है और स्प्रिंकलर से आगे हम बूंद बूंद जो प्रणाली है सिंचाई वाली, उसको अपनाने की ज़रूरत है। और इसमें आपको ये एक और बता दूं किसान भाइयों को, और आप अच्छी तरह जानते हैं सब्जेक्ट को, कि ये बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली में हम
जो खाद भी देना है, जो न्यूट्रिएंट देने हैं, वो पानी के साथ साथ ही हम दे सकते हैं, जिसको फर्टिगेशन कहते हैं। और पौधे को हम जहाँ पर पौधे की जड़ है वहीं पर पानी जाएगा, वहीं पर हमारे जो खाद का जो जाएगा तत्व, तो जो उसका वेस्टेज है वो टोटली बच जाएगा। और एक जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप मानिए जो हमारे प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं, उसका सही सही हम आंकलन करके और अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। और मैं एक और बताऊं, जितनी भी सूक्ष्म प्रणाली से सिंचाई होती है उसमें बीमारी और जो कीट लगने की समस्या भी कम रहती है, और बाकी चीज़ों का नियंत्रण भी हम अच्छे ढंग से कर पाते हैं, क्योंकि जितनी हम हवा में नमी देंगे उतनी बीमारियों और कीड़ों को हम इनवाइट करते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों को जो है गवर्नमेंट भी उस पर बहुत बड़ी सब्सिडी दे रही है। तो हमें बूंद बूंद प्रणाली तक जाना है, और बूंद बूंद प्रणाली एक तो सतह पर होती है, पर अंदर सतह के भी अंदर हम आधा फीट जो 1 फीट अंदर भी नालियों को रखकर पौधों को पानी दे सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर प्रोडक्टिविटी है, जब पानी की उत्पादकता है, उसको बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में विश्वविद्यालय को अभी हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने जा रहे हैं हमारे जॉबनेर कृषि विश्वविद्यालय में, जहां पर किसानों को हम इसके बारे में ट्रेनिंग देंगे 1 वीक की, 2 वीक की, ताकि वो अपने किसान खेत पर कैसे इस बूंद बूंद प्रणाली से सिंचाई करके ज़्यादा पैदावार कैसे ले सकता है। जी डॉक्टर साहब, बात क्योंकि विश्वविद्यालय की है, कुलपति हैं आप, और सबसे बड़ी बात जो ये है कि कृषि शिक्षा की जब हम बात करते हैं, आज भी जो यूथ है, जो 12th के बाद डिसीजन लेना होता है, 10th के बाद सब्जेक्ट लेने का डिसीजन होता है, वहाँ पर वो कृषि को, एग्रीकल्चर को सेकंड प्रायोरिटी में रखता है। पहले वो इंजीनियर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो इस दिशा में क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कृषि की तरफ आकर्षित हों? देखिए, आपने ये प्रश्न जो है शिक्षा से संबंधित है जी। और जॉबनेर जो 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक तो शिक्षा के लिए और दूसरा जो है ज्वाला माता जी के दर्शन मंदिर के लिए, जो भगवान के सभी दर्शन करना चाहते हैं। शिक्षा की नींव जो है रावल नरेंद्र सिंह जो करण सिंह थे, 1893 में उन्होंने एग्लो वैदिक हाई स्कूल वहाँ पर स्थापित किया था। तब से ये एक शिक्षा का केंद्र बन चुका था। और वहाँ से हमारे जो मुख्यमंत्री रहे, बाद में हमारे उपराष्ट्रपति भी रहे, भैरव सिंह शेखावत साहब, उन्होंने वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की। हीरालाल शास्त्री जी ने वहाँ पर उस स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद ये 1947 में 5 जुलाई 1947 में जब देश दूसरे कामों में लगा हुआ था, तो रावल नरेंद्र सिंह जी ने इसको कृषि महाविद्यालय स्थापित करके एक नया मील का पत्थर वहाँ पर स्थापित कर दिया। और तब से ये महाविद्यालय आज 74 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं, और हम प्लेटिनम जुबली ईयर मना रहे हैं। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब ने इसका कर्टन रेजिंग सेरेमनी जो है 17 जुलाई को शुरू किया। और जिस विश्वविद्यालय के जितने भी जहाँ पर महान हस्तियाँ रहीं, उनको भी हमारे बुलाकर उनको सम्मानित कर रहे हैं। उनका योगदान क्या रहा विश्वविद्यालय में, उनकी जो भावना कैसे रही, कैसे इस कृषि महाविद्यालय के साथ जुड़े, और कैसे धीरे धीरे ये महाविद्यालय 2013 में आकर एक विश्वविद्यालय का रूप ले लिया 2013 में। तब से ये धीरे धीरे आज के दिन मैं आपको बताऊं कि 2013 में ये स्थापित हुआ, और आज के दिन हमारे पास 13 जो महाविद्यालय हैं, और उसमें 11 महाविद्यालय कृषि के हैं, और एक महाविद्यालय हमें डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी मिला है, और एक महाविद्यालय जो है कृषि जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट पर हमारा एक डिग्री चलते है, कॉलेज है। इस तरह से 13 कॉलेज आप देख सकते हैं कि इतनी जल्दी से इसका विकास हुआ है। इसके विकास के पीछे ये है कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा रुझान एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर गांव का बच्चा समझता है, और उसमें कैरियर भी है, और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी हैं। और धीरे धीरे क्योंकि खाने की और हमेशा ये एक ज़रूरत बनी रहेगी, इसमें कभी भी आपका ये ठहराव नहीं आ सकता। इसमें आपको आगे से आगे बढ़ना है, और खेती के कृषि शिक्षा को हमें आगे लेके जाना है। और कृषि शिक्षा में हम बता दें कि हमारे विश्वविद्यालय में
वर्ल्ड बैंक का जो नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन का प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक से फंडेड है, 24 करोड़ का प्रोजेक्ट हमें मिला है और वो एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट साबित हो रहा है, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय की जितनी लेबोरेटरीज हैं, जहाँ कोई और जो चीज़ें पुरानी हैं, इक्विपमेंट्स हैं, सबको हम चेंज करके एक तरह से जो आज की शिक्षा का लेवल होना चाहिए, जिस तरह के स्मार्ट क्लासरूम जहाँ ऑनलाइन एजुकेशन है उसको हम कैसे दे पाएंगे, इंटरनेट की सुविधा, फिर उसके साथ में आपका जो ई रिसोर्सेज हैं, कंसोर्शियम ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, उनको हम जोड़ रहे हैं ताकि जो है एक उस लेवल की शिक्षा हम अपने बच्चों को जो दे पाएँ। और इसी के साथ साथ एक CDC कैरियर डेवलपमेंट सेंटर भी हमें भारत सरकार से मिला है, जिसके अंदर बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनकी सॉफ्ट स्किल, कंप्यूटर कैसे जाने, अच्छी लैंग्वेज कैसे सीख पाएँ, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे बढ़े, उसका टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ताकि एक पूर्ण व्यक्तित्व हम डेवलप कर पाएँ। शिक्षा के साथ साथ इस तरह का विश्वविद्यालय में शिक्षा का हम अभी कार्य कर रहे हैं और आने वाले टाइम पर ये विश्वविद्यालय जो है और बहुत सी चीज़ें उसमें ऐड करने जा रहा है। जी, एक दर्शक हैं जो बात करना चाहते हैं आपसे, फोन लाइन पर मौजूद हैं, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी नमस्कार, राम राम साहब, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज़? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। राम राम साहब। जी राम राम साहब, आभार आपका, फोन किया आपने, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? साहब से मेरा एक सवाल था जी। जो पानी का पौंड आपने बनवाया है, क्या उसमें मछली पालन या मोती की दिखाई जाएगी? जी, बहुत बार बार सवाल ये पूछा जा रहा है, मैं संक्षेप में चाहूंगा सर आप। तो आपने ये अच्छा सवाल किया और शुरू में हमारे एक दर्शक ने और पहले भी ये क्वेश्चन किया था। मछली उत्पादन हमने 1 साल से हम अपने मछली उसमें उत्पादन कर रहे हैं। अब मछली काफ़ी जो है 1 किलो के आसपास बनकर तैयार हो गई है। अब हम जो विंटर में उसका ऑक्शन करेंगे, बिल्कुल मछली हो सकती है। और पर्ल का काम हमारा जो है कृषि विज्ञान केंद्र जो जॉब उसमें अजमेर में है, तबजी के अंदर है, वहाँ पर हम पर्ल का कल्टीवेशन का काम शुरू करने जा रहे हैं। और जैसे ही वहाँ बनेगा तो आप लोगों को जो है ट्रेनिंग या आगे की कोई और जानकारी हम दे पाएंगे। अब जी हाँ, राम राम साहब, फिलहाल एक बार फिर से वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम आपको बताएंगे किस प्रकार से हमारे कुलपति महोदय, जो कि इस समय आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वो जब टिड्डी दल का हमला होता है तो खेतों में पहुंच जाते हैं उस टिड्डी से रूबरू होने के लिए और ये देखने के लिए कि किस प्रकार से इसको हम किसानों से दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही संक्षेप में जानना चाहूँगा आपसे कि जो आप तरह तरह की तकनीक आप डेवलप करते हैं, तरह तरह के अनुसंधान केंद्र उन्हें तैयार करते हैं, विश्वविद्यालयों में जो तकनीकें तैयार होती है वो उसकी सबसे बड़ी कारगर तब सिद्ध होंगी जब वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे जिनके लिए तकनीक तैयार की गई है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, विश्वविद्यालय का काम है कि नई नई जो किस्मों जहाँ तकनीक करें जिससे कि किसान का जो उत्पादन बढ़ सके, उत्पादकता बढ़ सके, उस दिशा में विश्वविद्यालय द्वारा 150 से ज़्यादा किस्में विकसित कर चुके हैं। और इन सभी किस्मों का यथासंभव है हम अपने फार्मों पर बीज भी उत्पादित करते हैं ताकि वो किसानों को हम दे पाएँ और किसानों के खेत तक पहुंच पाए। और इसी के साथ साथ अभी हाल ही में हमने जो नया रिसर्च शुरू किया है, बायोफोर्टिफाइड, जो पोषण सुरक्षा है, हमारी जो वैरायटी हम बनाते हैं, पहले तो हम सिर्फ उसकी उत्पादकता की तरफ ध्यान देते थे, अब हम उसमें चाहते हैं कि न्यूट्रिएंट भी जो है उसमें वो भी ज़्यादा हो, जिंक हो चाहे आयरन हो, ये सब उसमें और ज़्यादा हो ताकि हमारे जो शरीर को न्यूट्रिएंट की जो कमी होती है उसको हम दूर कर पाएँ। तो इस तरह से बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ बना रहे हैं। हमारे पास बाजरा का है, चाहे वो हमारी जौ है, चाहे वो ग्वार है, चाहे हमारे सरसों है, ये सब जो क्रॉप्स का मैं नाम ले रहा हूँ, ये राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं जिस पर विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत सारी वैरायटी जो डेवलप की हैं और उसमें आगे बढ़ रहा है। मूंगफली उसमें एक क्रॉप है और इसको आगे ले जाने तक, किसानों तक ले जाने के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं और तकरीबन हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी में कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो समय समय पर डिफरेंट तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके किसानों तक जो है ये नई तकनीक पहुंचाते हैं। अपने यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन लगाते हैं, किसानों के खेतों में डेमोन्स्ट्रेशन लगाते हैं और अपने सभी
जितने कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट बना रखी है। जी। चाहे वो बकरी पालन की हो, चाहे मुर्गी पालन की हो, चाहे वो अजोला की यूनिट हो, चाहे वो बी कीपिंग की यूनिट है, जहाँ खरगोश पालन की यूनिट हो। इस अभी हमने सभी जगह पर जो है गौपालन की एक यूनिट स्थापित की है। इस तरह से हमने अलग अलग यूनिट बनाकर ताकि किसान उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। जी डॉक्टर साहब, एक दर्शक हैं जो बात करना चाहते हैं आपसे। जी नमस्कार, राम राम साहब, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैं सीमा से बात जयपुर। जी सर मैं एनजीओ चलाती हूँ, तो सिंधु सर से हमारा सवाल था कि हमने कायापस मॉडल तैयार किया हुआ है, तो हम वहाँ पे हाइड्रोपोनिक सिस्टम मतलब चालू करना चाहते हैं, तो इसका क्या फ्यूचर है या फिर ये चल पाएगा नहीं चल पाएगा, तो जी हाँ हाइड्रोपोनिक, जी बताइए। आपका बहुत सोच बहुत आगे बढ़ने वाला है और मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि आप ऐसा सोचते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स का हमारी यूनिवर्सिटी में अभी ऐसा कोई मॉडल नहीं है और हाल ही में हम लगाने जा रहे हैं, पर हम आपको सलाह देंगे। कोटा के अंदर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उन्होंने हाइड्रोपोनिक का काम कर रहे हैं, वहाँ पर यूनिट लगी हुई है। अगर आपको जाने का मौका मिले तो वहाँ ज़रूर जाकर और देखें। हाइड्रोपोनिक एक तरह का कम पानी के अंदर हम खेती कैसे कर सकें, सुरक्षित खेती कैसे कर सकें, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो आप उस दिशा में आगे बढ़िए, नॉलेज लीजिए और नाबार्ड भी उसमें हेल्प करता है। बाकी और चीज़ें जो हमारे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर है उनके बहुत सारी स्कीम है, उनको लेकर आगे बढ़िए। पर नॉलेज पहले अपना बेसिक नॉलेज जो है उसका पूरी जानकारी लेके आगे बढ़िए। तो जो है हाइड्रोपोनिक डेफिनेटली एक कामयाब मॉडल है खेती करने का। जी डॉक्टर साहब, आपको लगता नहीं जिस तरह के सवाल आ रहे हैं, युवा आजकल जिस तरह की नई नई चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं, उससे लगता नहीं कि आपको वाकई हमारे युवा अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? डेफिनेटली आजकल जो किसान खेती करता है वो जो 20-30 साल पहले जो खेती होती थी वो खेती नहीं रह गई है। टोटली अब मैकेनाइज्ड खेती है और उस पर उसको देखना पड़ता है कि बाज़ार में क्या डिमांड है और किस तरह की खेती होनी चाहिए। चाहे वो अपनी जो है जैविक खेती है, जहाँ कोई प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है। आपको पता है कि पास में बिसेडी विलेज में मिनी इजराइल के नाम से जाना जाता है, तो कितना बड़ा कारोबार उन्होंने शुरू किया है और इतनी अच्छी खेती करते हैं। दूर दूर के किसान वहाँ देखने आते हैं और जितने आज के प्रश्न आए तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि इस तरह के अगर किसानों के सवाल आएंगे तो हम अपने नॉलेज को भी बढ़ा पाएंगे और उस दिशा में कार्य कर पाएंगे, ताकि जो है उनकी आकांक्षाओं को हम पूरा कर पाएं और उस तरह का हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको दिखा पाएं, उनको आगे ले जा पाएं। एक बायोडाइवर्सिटी पार्क आपने बनाया है जोबनेर में, क्या है उसके बारे में संक्षेप में जानना ये जैव विविधता पार्क हमने बनाया है। उसका मकसद ये है कि धीरे धीरे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारी स्पीसीज जो पौधों की हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, तो उनको एक जगह पर संग्रहित करके अच्छे तरह उनका संजो सकें, उनको आगे बढ़ा सकें। क्योंकि जैसे अभी कोरोना पीरियड था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ग्लोए थे, जहाँ और चीज़ें थी, नीम, तुलसी, ये सब चीज़ें हमें ढूंढने पड़ रही थी। तो ऐसी चीज़ों को अगर संकलित करके रखेंगे, कौन सी चीज़ की कब जरूरत पड़ेगी। तो जैव विविधता पार्क में आज के दिन हमने 150 के आसपास जो डिफरेंट पौधों की स्पीसीज है वो हमने लगाई हैं। उसमें महत्वपूर्ण एक दो मैं चीज़ों आपको बता दूं कि सागवान वो इस वातावरण का पौधा नहीं है, पर हमने सागवान लगाया है और बहुत उसकी कीमती लकड़ी होती है और उसका जो ग्रोथ हो रहा है बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। इसी तरह बादाम के हमने कुछ पौधे लगाए हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी है। बहुत सारी ऐसे पौधे लगाए हैं जो इस वातावरण में नहीं होते हैं, पर लेकिन उन पर भी हमारा एक्सपेरिमेंट होकर वो तैयार हो जाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और एक जगह पर हम जो बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, जहाँ कोई आता है, उनको सभी चीज़ें एक जगह पर दिखा पाएँ, ताकि जैसे जू होता है वहाँ जाकर आप सभी तरह के जानवर देखते हैं, एक ही जगह पर सभी तरह के प्लांट आप देख पाएंगे कि भी ऐसा भी कोई प्लांट होता है जिसकी जानकारी हमें नहीं है, तो उसका आने वाले टाइम पर उसकी क्या खेती में महत्ता हो सकती है। ये जैव विविधता पार्क की विशेषता है
और धीरे धीरे उसको हम और आगे साहब, बढ़ा रहे हैं। बातें करने का मन आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछने का है, परंतु क्योंकि समय की कमी है, एक छोटी सी सवाल और पूछना चाहूँगा। ग्रीन कैंपस, क्लीन कैंपस, ये आपने एक वहाँ पर मिशन शुरू किया है, क्या है? बहुत ही संक्षेप में जानना चाहूँगा। देखिए, देखो क्लीन कैंपस हमारे माननीय गवर्नर साहब का, उन्होंने कहा कि आपका कैंपस एक डिफरेंट कैंपस लगना चाहिए जी। वहाँ पर साफ सफाई हम सब लोग करते हैं जी। पर लेकिन उसमें हम ऐसा कोई कार्य तो ना करें जिससे वातावरण को हम दूषित करें जी। हमारा स्मोकिंग फ्री है, प्लास्टिक कचरा फ्री है, और धीरे धीरे हमने अभी ई रिक्शा भी इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि कॉलेज कैंपस में हम ई रिक्शा के ही चलाएं, दूसरे व्हीकलों को धीरे धीरे बंद कर दें। उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो पानी हमारा सीवरेज वाटर का पानी निकलता है, एक प्लांट हम ऐसा लगा रहे हैं उसको साफ करके खेती योग्य कैसे बना पाएँ, इस तरह का कार्य चल रहा है। इसी के साथ साथ तो जितने हमारे बच्चियों के हॉस्टल हैं उसके अंदर जो सैनिटरी नैपकिन है उनका डिस्पोजल के श्रेडर लगाएं ताकि उस तरह का कई वातावरण में ऐसा आगे आगे ना फैले। तो इस तरह का प्रबंध भी किया गया है। ग्रीन कैंपस की बताएं कि हमने पिछले 2 साल में पिछले साल 15,000 पौधे लगाए थे, इस बार 12,000 पौधे लगाए। इस तरह से 27,000 पौधे हमारे कैंपस में लग गए हैं। बड़ा लॉन हमने तैयार किए हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जिससे हमारा कैंपस टोटल जो है एक ग्रीन कैंपस नज़र आता है। तो इस तरह से ग्रीन कैंपस और क्लीन कैंपस बनाने का हमारा जो लक्ष्य है उस दिशा में हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने हमारे किसानों से अच्छी अच्छी बातें की, नई नई उन्हें बताया कि किस तरफ हमारा कृषि का क्षेत्र किस तरफ बढ़ रहा है, विश्वविद्यालय उनकी मदद करने के लिए क्या क्या नया कर रहा है। अगले बार हम आपको फिर बुलाएंगे क्योंकि बातें अभी बहुत सारी है। हमारे किसान भाइयों के फ़ोन कॉल्स भी हमने रोके हुए हैं क्योंकि समय बहुत कम है। वादा करते हैं आपसे, या हम आपसे एक बार और ये जानना चाहेंगे कि अगले एक एपिसोड में आप हमारे साथ ज़रूर आएँ, जिससे कि बाकी की बची बातें हम आपसे तब कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी किसान भाइयों का, जिन किसान भाइयों ने आज हमें फ़ोन किया, जिनके फ़ोन पर हमसे बात हो पाई। उन किसान भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें फ़ोन करने का प्रयास किया परंतु हमसे कनेक्ट नहीं हो पाए। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नए एक्सपर्ट के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए A1 TV।